Conceptual question 19.5. Why it is necessary to quantize angular momentum in Bohr model of atom? बोहर के जो मॉडल ऑफ एटम में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज करना क्यों ज़रूरी था? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है, वी हैव टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, देन वी विल एबल टू गिव करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वांटाइजेशन की मीनिंग हम समझते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटाइज या क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ फिक्स्ड अमाउंट में पाया जाना। जैसा कि ये जो वाइट बोर्ड है, या तो आपको बाज़ार से एक वाइट बोर्ड मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप दुकानदार से ये नहीं कह सकते इस वाइट बोर्ड को काट कर मुझे इसका आधा चाहिए, वो आपको नहीं देगा। या आप कहें इसकी 1/4 करके मुझे एक हिस्सा चाहिए, ऐसा नहीं मिलेगा। या आपको 1 वाइट बोर्ड मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब 1 2 में नंबर बढ़ रहा है वाइट बोर्ड के लिए, तो ये भी इंटीजर मल्टीपल में आपको मिलेगा। बहुत पहले जब साइंटिस्ट जो है वो एटम को स्टडी कर रहे थे, न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे थे, तो बड़े प्रॉब्लम आए उनको, क्योंकि बहुत से जो है ना चीज़ें डिफाइंड नहीं थी। कोई जो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझते थे, कोई वेव समझते थे। तो इस तरह से जो है ना उनके सही नेचर का पता ना होने की वजह से और प्रॉपर फार्मूला ना होने की वजह से बहुत सी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या एक्सप्लेन करने में मुश्किलात पेश आई। फिर बोहर ने जो है ना मॉडल पेश किया हाइड्रोजन एटम के लिए। उसने कहा देखो हर शेल अलाउड नहीं है। अगर हर शेल अलाउड नहीं है, कुछ मखसूस शेल है, जैसा कि मैंने कहा था क्वांटाइज होता है मखसूस, फिक्स्ड अमाउंट में कोई चीज़ पाया जाना। तो मखसूस शेल है, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब उस मखसूस शेल के जो एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, देखो ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। बोहर ने कहा वही शेल्स अलाउड होंगे जिसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन के, वो एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर हो। यहाँ n इंटीजर है, h प्लांक्स कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू है 6.63 10⁻³ जूल है। पाई भी कांस्टेंट है, सर्कल से रिलेटेड है पाई। इसकी वैल्यू 3.14 है। अगर आप तमाम वैल्यूज़ डालेंगे तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी। अगर फर्स्ट शेल में क्या होगा, n=1 होगा, सेकंड n=2 होगा। इस तरह से हमें हर शेल का एंगुलर मोमेंटम आएगा, और हर शेल का एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। बोहर ने किस फार्मूले को उसने डायरेक्ट लिख दिया, वो डिराइव नहीं कर पाया। बाद में डी ब्रॉय ने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को इस्तेमाल करते हुए इस फार्मूले को डिराइव किया। डेरिवेशन आप पिछले चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे प्रॉपर डिराइव करना ज़रूरी नहीं है, मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया यहाँ पर। ये mvr एंगुलर मोमेंटम है, ये n इंटीजर है। तो वही शेल्स अलाउड होंगे, उन्हीं शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2π हो, या h/2π इंटीजर के बराबर हो, यानी कि 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π एंड सो ऑन। या तो h/2π के बराबर हो, या h/2π के इंटीजर मल्टीपल के बराबर एंगुलर मोमेंटम हो, तो इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकता है। इनके अलावा और ऑर्बिट नहीं होंगे, यानी कि एंगुलर मोमेंटम फिक्स हो गई। अब एंगुलर मोमेंटम फिक्स होने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हम एटम की स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला भी डिराइव हो पाया। और इसके अलावा जो है ना 2 शेल के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसका फार्मूला इसी क्वांटाइजेशन के नज़रिए से अखज़ हुआ। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम का पता चला। सपोज़ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर ना होता तो क्या प्रॉब्लम आना था, इलेक्ट्रॉन वेव डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना था, और वहाँ पे वेव ख़त्म हो जाना था। जब वेव ख़त्म होने का मतलब या वेव कम होना या वेव ख़त्म होना, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ना रहता तो एनर्जी भी कांस्टेंट ना रहती। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। इसलिए बोहर के जो मॉडल में एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइज होना इसलिए ज़रूरी था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 19.6 वाई एक्स-रेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम लाइट इवन दो बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑर्बिटल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड एटम्स। लाइट और एक्सरे ये दोनों वेव है, ये दोनों वेव्स एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से पैदा होता है। ट्रांजिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है
लोअर शेल से या ग्राउंड शेल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर शेल में चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। हायर शेल से वापस आते वक्त रेडिएशन इमिट करता है, फोटॉन इमिट करता है, को इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है एटम के अंदर उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। जबकि एक्सरेज और लाइट दोनों एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से क्रिएट होता है। इसके बावजूद एक्सरेज और लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट क्यों है? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, या फोटॉन मींस एनर्जी का पैकेट होता है, फोटॉन या एनर्जी मिलती है तो वो एब्जॉर्ब करके हायर शेल में चले जाते हैं। हायर शेल चूँकि अनस्टेबल होता है, उसमें ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, इसलिए थोड़ी देर के बाद वो जो एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस आ जाते हैं। वापस आते वक्त जितना फोटॉन उसने ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब किया था उतनी एनर्जी के फोटॉन वो इमिट करता हुआ नीचे ग्राउंड शेल में या लोअर शेल में आ जाता है। यानी कि वो जो इमिट करने वाला फोटॉन क्या है? वेव है। जो वेव है बाज़ दफ़ा हम उस वेव को, बाज़ दफ़ा उस फोटॉन को हम एक्सरे का नाम देते हैं, बाज़ दफ़ा हम उसको लाइट का नाम देते हैं। ऐसा हम कैसे नाम देते हैं इनको? लाइट तब क्रिएट होती है जब ग्राउंड स्टेट से लो एनर्जी का फोटॉन अब्जॉर्ब करे, इलेक्ट्रॉन करीब के शेल में जाकर वापस आ जाए, तो वापसी पर लो एनर्जी का फोटॉन इमिट करेगा और वो विजिबल रेंज में होगा, तो वो हमें लाइट नज़र आएगी। या न्यूक्लियस से दूर शेल्स में इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है, ट्रांजिशन करता है, तो उस वक़्त भी जो रेडिएशन जो इमिट होती है या फोटॉन जो इमिट होता है उसकी फ्रिक्वेंसी भी विजिबल रेंज में होती है, तो हम उसको लाइट बोलते हैं। लेकिन हैवी एलिमेंट में, हैवी एटम के अंदर इनर शेल जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, जैसे कि के या एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उनकी ट्रांजिशन से जो रेडिएशन इमिट होती है या फोटॉन इमिट होता है उसको हम एक्सरेज का नाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एक्सरेज को पैदा करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन चाहिए। उस इलेक्ट्रॉन को तकरीबन हम 8000 या 8000 से अबव वोल्टेज हम देते हैं। 8000 या 8000 से ऊपर के वोल्टेज हम देंगे तो जो उस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, हैवी एटम पर हम बम्बार्ड करते हैं। जब वो बम्बार्ड करेगा तो उसकी हाई एनर्जी की वजह से बम्बार्डमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो सबसे जो न्यूक्लियस के जो करीब शेल है, के या एल शेल, वहाँ से इलेक्ट्रॉन किक आउट करके बाहर निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वहाँ से ग्राउंड शेल से, तो उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। अब चूंकि हैवी एलिमेंट के शेल्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जब हायर शेल से इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करने के लिए नीचे ग्राउंड शेल में आएंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के फोटॉन या रेडिएशन इमिट करता है, और उस रेडिएशन या उस फोटॉन को हम एक्सरेज का नाम देते हैं। एक्सरे को हम अकर करने के लिए जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन हम एटम पे बम्बार्ड कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल देते हैं, जिसकी वजह से इमिटेड फोटॉन है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। लेकिन विजिबल लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस पे बम्बार्ड कर रहे हैं, उसको हम इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देते, लो एनर्जी देते हैं। ये करीब के शेल तक एक्साइड होकर डी एक्साइड होगा तो विजिबल रेंज में रेडिएशन इमिट करता है, दैट इज़ कॉल्ड लाइट। और लाइट की फ्रिक्वेंसी और एनर्जी एक्सरेज की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है। एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, जबकि लाइट की वेवलेंथ बहुत लार्जर होती है। लाइट की जो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी बहुत कम होती है, बट एक्सरेज की जो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लाइट के केस में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में लो एनर्जी के फोटॉन एब्जॉर्ब करता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 19.7, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एन एक्सरेज ट्यूब is increased, how does this affect the wavelength of number A Bremsstrahlung X-rays, B characteristics X-rays। अगर हम एक्सरे ट्यूब के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम बढ़ाएंगे तो एक्सरेज की वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा। अब एक्सरेज हमारे पास दो टाइप्स के एक्सरेज हैं। एक हमारे पास है ब्रेमस्ट्रालंग एक्सरेज या कंटिन्यूस एक्सरेज। दूसरा जो टाइप्स है एक्सरे का वो है हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। अब ये दोनों जो एक्सरेज के डिफरेंट टाइप्स है, तो एक्सरे ट्यूब के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से ब्रेमस्ट्रालंग एक्सरेज की वेवलेंथ पर
कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो वेवलेंथ पर क्या असर पड़ता है, वो हमने एक्सप्लेन करना है। एक्सरे ट्यूब के जो कैथोड के साथ हम हाई पोटेंशियल बैटरी को हम जोड़ते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, उसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस मिले। तकरीबन 8 किलोवोल्ट या उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम 8 किलोवोल्ट्स या उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देकर हम एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट एलिमेंट की तरफ भेजते हैं। तो वो टारगेट एलिमेंट के साथ टकरा कर दो तरह से बिहेव करेंगे, दो तरह के एक्सरेज वो पैदा कर सकता है। नंबर 1, वो टारगेट एलिमेंट से टकरा कर वो डिसेलरेट हो सकता है। जब टारगेट एलिमेंट से टकराएंगे तो टकराने की वजह से जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज़ होती है, जिसकी वजह से वो डिसेलरेट होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है। वो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन इंतहाई हाई रेट पे होता है, तो डिसेलरेशन के दौरान जो डिसेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन इमिट करता है, रेडिएशन पैदा करता है। उस रेडिएशंस को हम ब्रेमस्टार-लंग एक्सरेज या कॉन्टिन्यूस एक्सरेज कहते हैं। और ब्रेमस्टार-लंग या कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो एक्सरे ट्यूब के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जैसा कि ये फार्मूला मैंने लिखा है, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू HC डिवाइड बाय EV कैपिटल में लिखा है, V वोल्टेज है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस से। अब लैम्डा और पोटेंशियल डिफरेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो छोटी वेवलेंथ की जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने से वेवलेंथ छोटी हो रही है ब्रेमस्टार-लंग एक्सरेज की। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो क्या होगा, लार्जर वेवलेंथ की एक्सरे प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब ये है ब्रेमस्टार-लंग एक्सरेज या कंटिन्यूस एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर करेगी, तो इसका मतलब एनर्जी पे भी वो डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पर भी वो डिपेंड करती है। इसके बरअक्स जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब टारगेट के साथ टकराते हैं तो वो टकराने से सबसे इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है के या एल शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो रिमूव करता है। वो रिमूव करके वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। उस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद हायर शेल से, किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है नीचे उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जब हायर शेल से नीचे ग्राउंड स्टेट में, लोअर स्टेट में जब जंप करता है तो वेरी वेरी हाई एनर्जी के फोटान वो इमिट करता है। उस फोटान या रेडिएशन को हम करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहते हैं। अब करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, वो दो शेल के दरमियान एनर्जी के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। और करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे एटम की प्रॉपर्टी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कम करो ज़्यादा करो, करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की जो वेवलेंथ है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो एक्सरेज जो इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से क्रिएट होती है उसको हम करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 19.8, द लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्रिस्टल लेटस कैन बी एग्जामाइंड विद एक्सरेज बट नॉट UV-Y। क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सरेज की मदद से हम उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको एग्जामाइन कर सकते हैं, लेकिन हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मदद से हम क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी नहीं कर सकते। इसकी क्या रीज़न है? केस के अंदर जो है ना वेव की जो फिनोमेना है, डायफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो यूज़ हुआ है। डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन है दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस या ऑब्स्टिकल का साइज़ वो हमारे पास हमेशा बराबर होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। जो वेव इस्तेमाल हो रही है उस वेव के वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। अब जाकर डायफ्रैक्शन अकर होता है, दो स्लिट के दरमियान वेव गुजर कर दूसरी साइड पे जाके सर्कुलर फॉर्म में आती है, इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। जो एक्सरेज की केस है, एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो क्रिस्टल के दरमियान जो दो इंटरप्लेनर स्पेसिंग या तो लेटिस या एटम के अंदर लाइंस होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं, या उसको हम लेटिस स्पेसिंग भी कहते हैं, या उसको पास एक्सिस भी कहते हैं। उनके दरमियान डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 मीटर है। तो एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो लेटिस स्पेसिंग के कंपेरेबल है, बराबर है। तो एक्सरेज क्रिस्टल के थ्रू डायफ्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम एक्सरेज को
एक्सरेज को क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जबकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैटिस स्पेसिंग के साइज़ के कंपेरेबल नहीं है, यानी लैटिस स्पेसिंग के साइज़ के लिहाज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है बहुत हाई है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्रिस्टल के थ्रू डायफ्रैक्ट नहीं हो सकती। जब डायफ्रैक्ट नहीं होगी तो हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते।